हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि मिश्रा, हिस्ट्री फैकल्टी। आज आपका थर्ड लेक्चर है हिस्ट्री स्पेशल बैच का। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पहले का जो 2 लेक्चर है वो अच्छे से देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। आपको मैं पढ़ा रहा हूं भारत पर मुस्लिम शासकों का आक्रमण कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से बढ़ रहा है, यही पढ़ा रहा था। मैंने आपसे कहा था कि 2 मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के लोग अलर्ट नहीं हुए कि तैयार हो जाओ, ये बार बार आक्रमण करके कहीं मुस्लिम शासक भारत को गुलाम ना बना लें। ऐसा सोचकर अलर्ट नहीं हुए भारतीय, और कहते हैं 2 गलतियां तो ऊपर वाले भी माफ़ करते हैं, तीसरी नहीं। तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी जो आएगा वो भारत ही गुलाम बना देगा। और आज के लेक्चर में हम लोग उसी को डिटेल से पढ़ेंगे, जिसका नाम था, जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम था मोहम्मद गोरी। इसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ये कई और नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि इसका नाम था शिहाबुद्दीन गोरी। शिहाबुद्दीन गोरी अथवा मुइजुद्दीन गोरी। मुइजुद्दीन गोरी अथवा मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद बिन शाम, ये सारे नाम इसी के हैं। यह व्यक्ति शिहाबुद्दीन गोरी अथवा मुइजुद्दीन गोरी अथवा मोहम्मद बिन शाम, अथवा आप इसे मोहम्मद गोरी कह सकते हैं। गोरी नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई महिला नहीं, पुरुष है। वैसे कोई भी ऐसा काम इसने किया नहीं ढंग से जिससे मैं कह सकूं कि यह व्यक्ति पुरुष था, या यूं कहें जैसे कि पुरुष की ताकत को जब कहना होता है तो कहते हैं मर्द व्यक्ति है। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकता मैं कि यह व्यक्ति एक मर्द व्यक्ति था। ये ऐसा व्यक्ति है जो खतरा दिखेगा तो भाग जाएगा, और अगर किसी को चुपके से मारना हो तो उसमें फिर बहादुर था कि किसी को चुपके से मार दे, पीछे से मार दे। यह व्यक्ति कैसा था, भारत पर कैसे विजय हासिल किया, ताकत के बल पर या दिमाग लगा करके, चालाकी के बल पर भारत में बहुत बहादुरी दिखाई या कायर था ये भारत में, ये मैं आपको अच्छे से समझाने चल रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे का इतिहास पढ़ाऊँ, मैं चाहता हूँ आप 2-3 पॉइंट ऐसा समझ लें जो आगे के लेक्चर को समझने के लिए आपके बहुत काम आने वाला है। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी जो दृष्टि है वो वैश्विक बनाइए। इस समय देखते रहिए कि दुनिया में क्या चल रहा था। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। ये नॉर्थ अमेरिका लिखा है मैंने, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के नीचे ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। इससे राइट में आएंगे तो आपको मिलेगा अफ्रीका। अफ्रीका से ऊपर जाने पर आपको मिलता यूरोप, और अफ्रीका से थोड़ा सा राइट में आने पर आपको मिलेगा एशिया, और यहीं पर छोटा सा देश भारत। जिस समय का इतिहास मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस समय अमेरिका का पता नहीं था। यूरोप के काफ़ी सारे देश जानकारी में थे, दुनिया वाले इनको जानते थे, यूरोपियंस को, यूरोप वाले दुनिया को। अफ्रीका के भी कुछ देश जानकारी में थे, बाकी देश जानकारी में नहीं थे। और इधर एशिया में तो आप देख ही रहे हैं, यहीं पर तो सारा मामला ही मैं पढ़ा रहा हूँ। सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, यही सब तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो ये सारी जगह एक दूसरे की जानकारी में थी। अमेरिका का पता नहीं था, और अफ्रीका में बहुत सारी जगह का पता नहीं था। अब यहाँ पर मुस्लिम शासक शक्तिशाली हो रहे थे इस्लाम धर्म के उदय होने के बाद। अब मुस्लिम शासक अफ्रीका पर भी अटैक कर रहे थे धर्म प्रसार के लिए, साम्राज्य प्रसार के लिए। यूरोप पर भी अटैक कर रहे थे धर्म प्रसार के लिए, साम्राज्य प्रसार के लिए। भारत पर भी अटैक कर रहे थे। लेकिन मैं आपको भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो फिर भारत पर ही फोकस कर रहा हूँ। अब भारत के बारे में एक विशेष बात समझिए आप। जो भारत है
उसको आप दो भागों में बांट दीजिए, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। अब जो उत्तर भारत है वो मैदानी भाग है, जो दक्षिण भारत है वहाँ पहाड़ पठार यही सब ज़्यादा है। आपने पढ़ा होगा वो ज्वालामुखी के लावा निकलने से बना हुआ है, ऐसा बहुत कुछ है साउथ इंडिया में है। तो नॉर्थ में क्या है, मैदानी भाग है और नदियाँ बहुत हैं। साउथ इंडिया में काफ़ी पठारी और पहाड़ी भाग है। तो जहाँ मैदानी भाग होगा, जहाँ मैदान होगा, अच्छे खेत हैं, अच्छा एग्रीकल्चर वहाँ हो सकता है। तो नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, खेती बहुत अच्छी होती थी। अब आप जानते हैं जहाँ खेती अच्छी होगी यानी कि वहाँ खाने का और नदियाँ हैं तो पीने का साधन अच्छा होगा, और जहाँ खाने पीने के लिए आराम हो, आसानी से चीज़ें मिल जाएं, वहीं पर इंसान ज़्यादा बसता है। तो यही वजह रही कि इतिहास में बहुत पुराने समय से हिंदुस्तान की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो उत्तर भारत में मैदानी भागों में रही और आज तक रहती है। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, जो भी वेस्ट बंगाल है, आप देखेंगे भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं रहती है। अभी भी उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या है यहाँ पर पूरे भारत की। अब उत्तर भारत के जो लोग थे वो खेती अच्छी करते थे हमेशा से, और इतनी अच्छी करते थे कि उनके पास जितना खाने की ज़रूरत भर का था उतना तो होता ही था, उससे ज़्यादा होता था, तो उसको बेचते थे, वो व्यापार करते थे। और जब व्यापार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनकम बढ़ेगी उनकी, और इनकम बढ़ेगी तो अमीर हो जाएंगे, शक्तिशाली भी हो जाएंगे। यही वजह रही हड़प्पा सभ्यता के ज़माने से। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो उत्तर भारत में थी, ना कि दक्षिण भारत में, नॉर्थ इंडिया में थी। यही यूपी का कुछ एरिया था, पंजाब हरियाणा का एरिया था, पाकिस्तान भारत में ही था तो पाकिस्तान का एरिया था। और यही हड़प्पा सभ्यता के लोग नदियों के किनारे मैदानी भागों में बसे खेती करते थे, दुनिया में जा कर के सामान बेचकर व्यापार भी करते थे, और इतने डेवलप थे कि पूरी दुनिया में हड़प्पा सभ्यता जितना डेवलप कोई सभ्यता नहीं थी। और यही वजह रही कि ये जो उत्तर भारत है, यहाँ का जो राजा भी होता था ना, वो यहाँ के किसान थे, अच्छे अमीर होते थे, उनसे बहुत सारा टैक्स लेता था, और उसी टैक्स से उत्तर भारत में जनसंख्या भी बहुत थी तो बड़ी सेना भी बना लेता था, अच्छी भर्ती निकालता और बहुत सारी संख्या में लोग भर्ती हो जाते थे। ऐसे में उत्तर भारत के राजा के पास सेना भी बहुत बड़ी हो जाती थी, और उत्तर भारत का राजा इतना शक्तिशाली होता था कि ज़रूरत पड़ने पर उत्तर भारत का राजा पूरा भारत जीत लेता और उसे अपने कंट्रोल में रखता था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 99% पूरे भारत पर शासन करने वाले जो शासक रहे हैं ना, वो उत्तर भारत से ही रहे हैं। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हों, उत्तर भारत में रहते थे, वो चाहे अशोक हों, चाहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हों, चाहे समुद्रगुप्त यानी भारत का नेपोलियन हो, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वो अकबर हों, चाहे औरंगजेब हों, कोई भी हो, या आज की डेट में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, ये सारे लोग उत्तर भारत में ही बैठते रहे हैं और उत्तर भारत से ही थे। आप तो जानते हैं जहाँ राजा बैठता था वो जगह कैपिटल कहलाती थी। आज प्रधानमंत्री भी जहाँ सर्वाधिक रहते हैं वो जगह भी कैपिटल है, राजधानी दिल्ली। और आप कभी थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए कि भारत में 99% जो कैपिटल रही पूरे देश की वो उत्तर भारत ही रही है। आज दिल्ली है, कभी आगरा थी यूपी का, कभी बिहार में पटना पाटलिपुत्र कहा जाता था, और कभी बंगाल में कलकत्ता। ये सारा उत्तर भारत में है। अब आप सोच करके देखिए कि अगर मोहम्मद गोरी जो है, ये मैंने कहा है भारत गुलाम बनाएगा, तो भारत पर कब्जा करने का सोच रहा है ये। अब इसको भी जानकारी है भारत के बारे में, बिना जानकारी के कोई देश भारत देश में नहीं घुसेगा। अब हमको आपको अफ़गानिस्तान पर अटैक करना हो और आप सोचो हमें आपको पता ही ना हो कि अफ़गानिस्तान में घुसने के कौन कौन से रास्ते हैं, किधर से चले, किधर से लड़ना है, तब तो मुंह उठाए घुस गए तो वहाँ तो मरना तय है। यह व्यक्ति भारत देश के बारे में जानता है, तब अटैक करने का सोचेगा। और सोच करके देखो
यदि मोहम्मद गोरी सिर्फ उत्तर भारत पर कब्जा कर ले, नॉर्थ इंडिया पर, तो नॉर्थ इंडिया का सारा एग्रीकल्चर इसका, नॉर्थ इंडिया का सारा टैक्स इसका। उत्तर भारत में जितना खेती होती थी, अफगानिस्तान से है ये, यह व्यक्ति वहीं शासन करता था जहां महमूद गजनवी, इसकी भी राजधानी गजनी थी, ये गजनी में ही बैठता था। मोहम्मद गोरी जो है यह भी गजनी यानी कि अफगानिस्तान से ही है। अब आप सोचिए अफगानिस्तान में अच्छा एग्रीकल्चर होता था या पाकिस्तान से लेकर के यूपी बिहार पंजाब हरियाणा साइड। और ये जो मैं जगह का नाम बता रहा हूँ, यूपी बिहार पंजाब हरियाणा, यहाँ तो दुनिया को पूरा देख लो तो भी सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चर होता था इधर। इसीलिए यहाँ के लोग बड़े अमीर हुआ करते थे, बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे। सोचिए जिसके पास खाने से अधिक होगा वही तो कुछ बेचेगा। और दुनिया के लोग भारत से कुछ खरीदने आते थे, क्योंकि भारत के लोग बेचते थे, दुनिया के लोग खरीदने आते थे, तब न सोना देते थे। भारत सोने की चिड़िया बन चुका था। हमारे पास अधिक ही नहीं होता तो हम क्या बेचते। अफगानिस्तान के पास अगर अधिक होता तो अफगानिस्तान वाले दुनिया को बेच के सोना हासिल करते, ये सोने की चिड़िया बन जाते, पर ये नहीं बन पाए, ये गरीब लोग थे। भारत सोने की चिड़िया था। सोच करके देखो, अगर मोहम्मद गोरी सिर्फ उत्तर भारत पर कब्जा कर ले, यूपी बिहार पंजाब हरियाणा बंगाल, अगर जीत जाए, तो मैंने कहा कि उत्तर भारत यूपी बिहार पंजाब हरियाणा बंगाल पर कंट्रोल करने वाला, शासन करने वाला, चाहे तो पूरा भारत जीत सकता है और वो चाहे तो पूरी दुनिया जीत सकता है। ऐसे में यदि मोहम्मद गोरी वास्तव में उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया, नॉर्थ इंडिया पर, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार बंगाल, तो आप सोच करके देखो फिर ये पूरा भारत जीत सकता है कि नहीं जीत जाएगा। और अगर ये नहीं जीत पाया, बाई चांस मर गया, तो इसके लोग जो भारत में शासन करेंगे वो जीत जाएंगे। और आप देखना, सिर्फ उत्तर भारत जीतने के बाद ही ये मुस्लिम शासक पूरा भारत गुलाम बनाएंगे। इतना ही नहीं, प्रेशर मत डालना माइंड पर, आगे मैं बताऊंगा। आप देखना अंग्रेज आएंगे, मुट्ठी भर होंगे, लेकिन जिस दिन अंग्रेज भी उत्तर भारत जीत गए, बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, यही एरिया था जो जिनके लोगों को अंग्रेजों ने हराया था। और जिस दिन बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज जीत गए और बिहार बंगाल यूपी ये सारा बेल्ट उनके कंट्रोल में आने लगा, आप देख लेना उसी दिन के बाद अंग्रेज पूरा भारत गुलाम बना देंगे। जिसके हाथ में यूपी बिहार पंजाब हरियाणा बंगाल ये सारी बेल्ट हो, यहाँ के एग्रीकल्चर से वो टैक्स ले सके, वो कोई भी राजा रहा हो इतिहास का, उससे शक्तिशाली राजा कोई हो ही नहीं सकता। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो समझा रहा हूँ उसका महत्व तो क्या है अभी आगे सिद्ध कर दूंगा। अभी जो समझा रहा हूँ वो दिमाग में सेट कर लो आप। एक और बात समझ जाओ, यदि मान के चलिए ये भारत है और यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली के बगल इधर पंजाब हरियाणा हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया, इधर यूपी हो गया, इधर बिहार हो गया, इधर बंगाल हो गया। अब आप सोच करके देखो, यदि कोई शासक दिल्ली में बैठता है और अगल बगल के पंजाब हरियाणा यूपी बिहार साइड में उसका कंट्रोल है, तो वो शक्तिशाली है। तो ऐसे शासक क्या करते थे कि धीरे धीरे करके पूरा भारत गुलाम बना लेते, पूरा भारत समझो कब्जा कर लेते, कंट्रोल में रखते थे। और ऐसी दशा में इधर पाकिस्तान साइड में बढ़कर अफगानिस्तान तक अपना बॉर्डर बनाते थे। और जिनके हाथ में पाकिस्तान से लेकर के इधर पंजाब हरियाणा यूपी बिहार बंगाल हो, उन्हें दुनिया की कोई शक्ति हरा ही नहीं सकती। इसलिए एक बात याद रखना, जब कोई उत्तर भारत में शक्तिशाली शासक होगा तो किसी में हिम्मत नहीं कि वो अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुस जाए, आ ही नहीं सकता। चंद्रगुप्त मौर्य बैठते थे भारत में, कोई भारत में नहीं घुस सकता उनके समय पर। अशोक के समय पर कोई नहीं घुस सकता, अकबर के समय में कोई नहीं घुस सकता। यहाँ तक कि आपको अंग्रेजों का इतिहास मैं पढ़ाऊंगा, वो भी पूरा भारत कंट्रोल करके रखते थे, खास करके उत्तर भारत तो था ही उनके पास। और अंग्रेजों के समय में भी अफगानिस्तान क्रॉस करके भारत में कोई नहीं घुस सकता विदेशी। अभी अक्षय कुमार की मूवी आपने देखी होगी केसरी, मुट्ठी भर सिखों ने अफगानियों को मारा था, वो वही अफगानी थे जो भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे, पर अंग्रेजों ने घुसने नहीं दिया। अंग्रेज कैसे इतने शक्तिशाली हो गए भारत में रह करके मुट्ठी भर थे, तो ये भारत से ही टैक्स लेते थे, पूरा भारत इनके पास था।
एक बार इन्होंने उत्तर भारत गुलाम बनाया, बहुत बड़ी सेना बना ली, फिर पूरा भारत जीत लिया। एक पॉइंट में समझो, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं, आगे धीरे धीरे करके ये लेक्चर आपके लिए आसान होते जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी शासक भारत में शक्तिशाली है, ढंग का शासक है, और उसका बॉर्डर अफगानिस्तान तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, और अफगानिस्तान तक बॉर्डर पहुँचेगा और भारत का शासक शक्तिशाली है, तो कोई भी भारत में घुस नहीं सकता। फिर अगर भारत का शासक कमज़ोर हुआ, या समझो भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं है ढंग का, तब दुश्मन पाकिस्तान में घुस सकता है अफगानिस्तान से निकल करके। और अगर भारत का शासक और कमज़ोर हुआ, तब दुश्मन पाकिस्तान से भी आगे बढ़कर दिल्ली तक पहुंच सकता है। नॉर्मली ज़्यादातर ताकतवर भारत के शासक दिल्ली पर में भी बैठते थे, कैपिटल दिल्ली होती थी। अब जो दिल्ली का शासक था, जब उसे पता चल जाए कि दुश्मन दिल्ली में घुसने वाला है, तो दिल्ली में तो दुश्मन को ऐसे नहीं घुसने दे सकते कि दिल्ली में घुस करके लूटपाट करे। तब दिल्ली के शासक की मजबूरी हो जाती थी कि वह दिल्ली से बाहर निकलकर दुश्मन को रोके, या तो लड़ करके मर जाए तब दिल्ली लूटे, या तो दुश्मन को हरा दे दिल्ली के बाहर ही, दिल्ली को सेफ बचा ले। ऐसे में क्या है कि आप एक बात अच्छे से समझ जाओ कि अगर भारत का शासक कोई शक्तिशाली है, तो कोई भी दुश्मन अफगानिस्तान से भारत में नहीं घुस सकता। अगर कोई दुश्मन अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान में घुसा, तो समझ जाना भारत का शासक कमज़ोर है। और अगर कोई पाकिस्तान होता हुआ भारत में घुसकर दिल्ली तक पहुंच गया, तब समझ जाना भारत का शासक और कमज़ोर है। और जब दिल्ली का शासक जो होता था, वो दुश्मन को अफगानिस्तान से निकल करके पाकिस्तान घुसने में नहीं रोक पाता, पाकिस्तान को क्रॉस करके भारत में घुसने पर नहीं रोक पाता, तो वह अंतिम चारा जो उसका होता था, वो दिल्ली से बाहर निकल करके पंजाब हरियाणा साइड में दुश्मन को रोकने का प्रयास करता। और यही वजह है भारत की सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ दिल्ली के ही जस्ट निकलते ही बाहर ही हरियाणा में हुई हैं। आपने तराइन का मैदान सुना होगा, 3 लड़ाइयाँ तराइन में हुई। आपने पानीपत के मैदान का नाम हरियाणा में ही है तराइन, पानीपत के मैदान का नाम सुना होगा, 3 लड़ाइयाँ पानीपत में हुई। आपने करनाल का नाम सुना होगा, हरियाणा में है, करनाल में भी लड़ाई हुई। और छोड़ो हटाओ, आप लोग तो रामायण महाभारत सुन करके पले बड़े लोग हो, कुरुक्षेत्र का मैदान, महाभारत, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, हरियाणा में ही है। अब आप ये 2 बातें दिमाग में सेट कर लीजिए। जिसके हाथ में उत्तर भारत हो जाए, कोई भी विदेशी है, अगर नॉर्थ इंडिया पर कब्जा कर लिया, तो फिर पूरा इंडिया कब्जा कर लेगा। ये माइंड में सेट कर लो आप। और दूसरा पॉइंट ये सेट कर लो कि अगर कोई भी भारत का दुश्मन दिल्ली के पास तक पहुंचता है, और हरियाणा में चाहे तराइन की लड़ाई हो रही हो, चाहे पानीपत की या करनाल की, तब आप समझ जाना कि भारत का शासक कमज़ोर है। वरना वो हरियाणा में दुश्मन से नहीं लड़ रहा होता, अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ रहा होता, और वहाँ से भारत में दुश्मन को घुसने ही नहीं देता। यही 2 बातें आप दिमाग में रखो, फिर आगे की बहुत सारी बातें आप आसानी से समझ जाओगे। मोहम्मद गोरी, इसने हिंदुस्तान पर कब्जा करने का प्लान बनाया, और कब्जा करने का प्लान बनाया तो 1175 में यह व्यक्ति भारत में घुस करके पाकिस्तान के मुल्तान पर अटैक किया। मुल्तान में इसकी लड़ाई हुई, जीता और कॉन्फिडेंस बढ़ा। कॉन्फिडेंस तो पहले से ही बढ़ा हुआ है। और मैं आपको एक और आश्चर्य की बात बताऊं, जो पाकिस्तान साइड में कुछ मुस्लिम ऐसे बस गए थे, कुछ तो थे जो भारतीय थे और मुस्लिम बन गए थे, पर कुछ ऐसे मुस्लिम जो अफ़गानिस्तान से थे या सऊदी अरब से थे, वो पाकिस्तान साइड में बसे थे, तो वो खुद को भारतीय नहीं समझते थे, वो खुद को विदेशी ही समझते थे। और उनकी भी सिंपैथी भारत के साथ नहीं, विदेशियों के साथ थी। जो भी विदेशी आक्रमणकारी आएगा भारत को लूटने, उनको लगेगा कि ये तो हमारे लोग हैं। और भारतीयों की मूर्खता देखिए कि ऐसे विदेशियों को मार करके भगाया भी नहीं। पाकिस्तान साइड से इस्लामिक एम्पायर को ख़त्म करने का प्रयास भी नहीं किया। पूरे भारत के कई सारे राजा शांति से अपना काम कर रहे थे। और अगर देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशियों के साथ सिंपैथी रखते हैं, तो वो लोग देश के लिए बहुत खतरनाक होते हैं।
ये पाकिस्तान साइड में कुछ बैठे लोग जिनकी सिंपैथी मोहम्मद गोरी के साथ होगी, वो भारत के लिए बड़े खतरनाक हैं। मोहम्मद गोरी का कॉन्फिडेंस पहले ही बढ़ा हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया, सफल रहा, महमूद गजनवी आया, सफल रहा, अब गोरी आया है। 1178 की बात है। यह व्यक्ति गुजरात में घुसा और इस बार गुजरात अथवा अहिलवाड़ की लड़ाई हुई और गुजरात के शासक थे इस समय पर बघेल भीम अथवा मूलराज सेकंड अथवा भीम सेकंड। एक वंश था इधर जिसका नाम है चालुक्य अथवा सोलंकी। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, परेशान मत होना, इंग्लिश में भी नोट्स का पीडीएफ डालूंगा मैं ऐप पर, जो स्टडी मटेरियल पर डे मैं डालता हूँ पीडीएफ पर डे लेक्चर का, उस पर इंग्लिश में भी लिख के डालूंगा। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के शासक थे ये। मोहम्मद गोरी की इनसे टक्कर हो गई। अब देखो, भारत में चाहे भीम हो, चाहे भीम सेकंड हो, चाहे छोटा भीम हो, खतरनाक सब होते थे। वैसे भीम नाम ही शक्ति का प्रतीक है। मोहम्मद गोरी का सामना हो गया भीम सेकंड से। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी और उसमें देखा होगा कि जब एक बाहुबली फर्स्ट पार्ट में लड़ाई होनी थी, बहुत ही खतरनाक टाइप का कुरूप चेहरों वाला व्यक्ति अटैक किया था माहिष्मती साम्राज्य पर, तो बाहुबली तो प्लानिंग कर ही रहे थे लड़ना कैसे है, बल्लाल भी प्लानिंग कर रहे थे लड़ना कैसे है, पर साथ में प्लानिंग करके हेल्प कर रही थी राजमाता शिवगामी देवी। ऐसी महिलाओं की भारत में कमी नहीं रही, बहादुर महिलाएं। भीम सेकंड की माता हुआ करती थी नायिका देवी, और नायिका देवी ने मदद की भीम सेकंड की। आबू पर्वत है गुजरात साइड में, और आबू पर्वत के पास जो है लड़ाई हुई, आबू माउंटेन, और मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से हरा दिया भीम सेकंड ने। मोहम्मद गोरी भारत से भाग खड़ा हुआ। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार मोहम्मद गोरी कहाँ हारा था, तो गुजरात के युद्ध में हार गया। किससे हारा था? भीम सेकंड से हारा था। मोहम्मद गोरी भारत से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो जानता था भारत को, वो भारत की कमियों को भी जानता था। उसे पता था कि कोई बात नहीं, एक शासक से हारा हूं तो भारत में और भी शासक हैं जिनको हराया जा सकता है। उसको यह भी पता था कि भारत के लोग बहुत कम खतरनाक हैं। मतलब खतरनाक तो होते थे भारत के लोग, बहादुर भी होते थे। कम खतरनाक इस सेंस में कि आप देखिए मोहम्मद गोरी खतरनाक है, अगर दुनिया में कोई और होता तो गोरी हार के भाग रहा था तो गोरी को मार डालता, बात के लिए टेंशन ही खत्म। लेकिन भारत के लोग भागते हुओं को, बच्चों को, महिलाओं को नहीं मारते थे। उसका फायदा मोहम्मद गोरी उठाएगा। हिंदुस्तान का सिद्धांत, हिंदुस्तान की जो बातें थी कुछ बेहतरीन, वो इन लोगों के लिए, इन लोगों के मायने में बेवकूफ़ी थी। जो इसका फायदा, हिंदुस्तान की अच्छाइयों का ही तो फायदा दुनिया वालों ने उठाया। अभी हमारे लिए बहादुरी है कि हम तो भागते हुओं को नहीं मारते, इनके लिए बेवकूफ़ी है, हंसते थे कि हम होते तो मार देते। हमारे सामने कोई पीठ दिखा के जा रहे हैं, पीछे से उसे नहीं मार सकते हम, बहादुर लोग पूरी अकड़ में। ये लोग हंसते थे क्योंकि अगर हम इनके सामने अगर जा रहे हैं कि हार गया ये और घर की तरफ जा रहे हैं, तो ये लोग पीछे से पीठ में मार देते। हमारी बहादुरी इनके लिए जो है, इनकी निगाह में बेवकूफ़ी थी, और उसी का फ़ायदा ये लोग मुस्करा मुस्करा कर उठाएंगे और भारत गुलाम हो जाएगा। मोहम्मद गोरी नाम का यह व्यक्ति गुजरात से हार करके भागा, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ा। इसने अटैक पर अटैक किया। 1179 में इसने पेशावर पर हमला किया। जानते हैं आप, पाकिस्तान साइड में है, पाकिस्तान में ही है, बल्कि साइड मेरा एक तरीका सा बन गया है, ये एरिया इस साइड है, ये एरिया इस साइड है। 1181 में इसने अटैक किया लाहौर पर, मोहम्मद गोरी ने। 1185 में इसने अटैक किया सियालकोट पर,
उधर ही एक राज्य पड़ता। 1186 में इसने फिर से अटैक किया लाहौर पर, और इस समय लाहौर का शासक हुआ करता था मलिक खुसरो महमूद गजनवी। याद है आप लोग को महमूद गजनवी? यही गजनवी वंश का अंतिम शासक है। मोहम्मद गोरी गजनी में शासन करता था, और जो गजनवी का वंश था, यामिनी वंश, वहाँ के लोग गजनी छोड़कर भाग चुके थे और इधर देखो लाहौर साइड में रह करके शासन करते थे। मलिक खुसरो को मोहम्मद गोरी ने मार डाला। मोहम्मद गोरी ने मार डाला। मलिक खुसरो यामिनी वंश का यानी महमूद गजनवी के वंश का अंतिम शासक था। ये पॉइंट याद रखना। अब मोहम्मद गोरी ने 1189 एडी की बात है, अटैक किया भटिंडा पर और विजय हासिल किया पंजाब साइड। और एक बार यह व्यक्ति जब पंजाब पर कब्जा कर लिया, इसका मतलब जानते हैं आप, दिल्ली के पास पहुंच रहा है ये। भारत में कोई इतना शक्तिशाली शासक नहीं है जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर इसे रोक पाया हो। इसका मतलब है भारत कमज़ोर हाथों में है। भारत में कोई बहुत शक्तिशाली शासक नहीं है, और अगर शक्तिशाली शासक हैं तो छोटे छोटे शक्तिशाली शासक हैं, अलग अलग राज्यों में शासन करते हैं। पर आप सोच करके देखो कि अगर किसी के पास ये राज्य है और वो राजा शक्तिशाली है, ये राज्य है राजा शक्तिशाली है, ये राज्य है राजा शक्तिशाली है, ये छोटे छोटे राज्य हैं और यहाँ का राजा कमज़ोर है। अब एक दुश्मन आए भारत का और इन सारे राज्यों को जीत ले, तो देख रहे कितना बड़ा राज्य हो जाएगा उसके पास। और इतना बड़ा राज्य पर कब्जा करने के बाद फिर वो इनको भी हरा देगा, अकेले इनको भी हरा देगा, उसका राज्य और बड़ा हो जाएगा, इनको भी हरा देगा, उसका राज्य और बड़ा हो जाएगा। मतलब एक छोटे से राज्य का राजा निकलकर, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, भारत के ही छोटे छोटे राज्यों को अलग अलग हराकर उस पर कब्जा करता जाएगा, शक्ति बढ़ाता जाएगा, और फिर धीरे धीरे करके भारत के हर छोटे छोटे राज्यों को हरा करके और पूरा भारत गुलाम बना सकता है। बात छोटी है पर दिमाग लगा के देखना, ऐसे ही भारत गुलाम होगा। मोहम्मद गोरी धीरे धीरे करके अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। पाकिस्तान साइड में बहुत जगह पर मोहम्मद गोरी ने विजय हासिल की। चलो इसके सामने कुछ बड़े बड़े शासक भी थे जिनको ये नहीं हरा सकता था, जैसे गुजरात के शासक जिनसे हार गया। और गुजरात के जस्ट ऊपर पड़ता है राजस्थान, और राजस्थान से ले करके दिल्ली तक के शासक इस समय हुआ करते थे राय पिथौरा। इन्हीं का एक और नाम है पृथ्वीराज थर्ड, और इन्हीं को आप लोग जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से, पृथ्वीराज चौहान के नाम से। देखो मैं तीन तीन नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार कमीशन क्वेश्चन कर देता है और आप परेशान हो जाते हो। एक बार क्वेश्चन आया था कि मोहम्मद गोरी को भारत में किस राजा ने हराया था। ऑप्शन में था पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज फोर्थ, और लोग ढूंढ रहे थे पृथ्वीराज चौहान को। इसीलिए मैं हर जगह तीन तीन नाम लिख रहा हूँ। मोहम्मद गोरी के भी तीन चार नाम लिख दिए मैंने, सिहाबुद्दीन गोरी, मुइजुद्दीन गोरी, मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गोरी। गुजरात के शासक का भी तीन नाम लिखा, बघेल भीम, मूलराज सेकंड, भीम सेकंड। कोई भी एक नाम आपसे पूछ देगा, आपको याद होना चाहिए। एसएससी रेलवे वाले और दिल्ली पुलिस वाले परेशान मत हो, अभी क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वाले, उनको तो सारा याद रखना है, उनको तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। मैं हर बात काम की बता रहा हूँ। अब दिल्ली और राजस्थान की साइड के शासक थे, राजस्थान का एक बड़ा एरिया और दिल्ली भी जिनके हाथ में था, उन्हीं का नाम है पृथ्वीराज चौहान। अब ये भी शक्तिशाली हैं, और जब तक इनको नहीं हराएगा कोई, तब तक दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाएगा। और कोई भी विदेशी आता था अफगानिस्तान साइड से तो उसके टारगेट में दिल्ली ही होती थी, सेंटर था भारत का, ज़्यादा समय तक रहा। ऐसे में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने का प्लान बनाया। 1191 की बात है, मोहम्मद गोरी पहुंचा तराइन के मैदान में और हुआ तराइन का पहला युद्ध।
हरियाणा में। मैंने कहा है ना कि अगर भारत का शासक कमज़ोर होगा तभी कोई हरियाणा तक दुश्मन पहुंच सकता है, नहीं तो भारत का शासक अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसने ही नहीं देता किसी को। अब आपको लग रहा होगा पृथ्वीराज चौहान तो सर बड़े शक्तिशाली थे, वो कहाँ कमज़ोर थे। लेकिन सोचो, पृथ्वीराज चौहान अगर राजस्थान और दिल्ली के शासक थे तब इतने शक्तिशाली थे। अगर यही पृथ्वीराज चौहान पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, यूपी, बिहार, बंगाल, इन सब एरिया के शासक होते तो दुनिया की कोई ताकत एक बार नहीं 100 बार अटैक करती। पृथ्वीराज चौहान को हराना असंभव था, लेकिन हारेंगे पृथ्वीराज चौहान, कुछ अपनी कमजोरी से और कुछ देश के गद्दारों से। यदि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और राजस्थान के शासक थे तब इतने शक्तिशाली थे, तो सोचो अगर ये पूरा भारत इनका होता तब कितने शक्तिशाली होते। एक तो राजस्थान के राजपूत ठहरे, और राजस्थान के राजपूत आप तो जानते हैं भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बड़े ही शक्तिशाली लोग, पूरी दुनिया इनके ताकत से खौफ खाती थी। लेकिन राजस्थान के राजपूतों की एक कमी बता दूं मैं, राजाओं की, ज़्यादातर ये राजस्थान में ही खुद को सीमित रखना पसंद करते थे। राजस्थान में किंग हैं तो बस किंग बन के रह गए। इन्होंने कभी पूरा भारत अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास नहीं किया। यदि एक बार राजस्थान के राजपूतों के हाथ में पूरा भारत होता तो दुनिया में कोई माई का लाल भारत गुलाम बना ही नहीं सकता था। जब राजस्थान में रह करके कम टैक्स लेकर के छोटी सेना से आप दुनिया को टक्कर दे सकते हैं, दुनिया के किसी शासक को, तो सोचो अगर यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, कर्नाटक, हैदराबाद, तमिलनाडु, इन सारे राज्यों का टैक्स राजस्थान के एक राजा को मिलता तो कितनी बड़ी सेना बना सकता था पैसे से वो, और कितना शक्तिशाली होता सकता था। और फिर दुनिया में किसकी हिम्मत थी कि आंख दिखा देता। मैंने कहा है ना, जब जब भारत किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत के शासक थे, आए दुनिया से कोई हरा के दिखा दे, कोई नहीं आएगा, सबको पता होता था मार दिए जाएंगे। आ जाए कोई अशोक के समय में भारत में घुस जाए, नहीं घुस सकता। भारत में कोई कब घुसता था, जब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता था, तब उसको लगता था हाँ अब भारत गुलाम बना सकते हैं, सोने की चिड़िया को लूट सकते हैं हम, और तभी दुश्मन आता था, जैसे अभी आ रहा है। 1191 ईस्वी में तराई में पहुंचा मोहम्मद गोरी, और ऐसा मारा पृथ्वीराज चौहान ने इसे कि यह फिर भाग खड़ा हुआ। और जैसा कि मैंने कहा, भागते हुओं की पीठ पर भारतीय मारते कहाँ थे, ये दूसरी बार बच गया। लेकिन मार देना चाहिए था। अगर इसी समय मार दिया जाता, इसे समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ से लोगों ने सिद्धांत बना लिया कि भागते हुओं की पीठ पर वार नहीं करते। अरे अपने देश का कोई है तो उसे मत मारो, पर देश के बाहर का दुश्मन है तो मार दो। भारत में तो देखो सांप को देवता मानते हैं, लेकिन अगर वही सांप बेडरूम में घुस जाए, खतरनाक जगह पर बैठा हो, और डर लग जाए कि नहीं ये काट सकता है किसी को, तो लोग मारते हैं मजबूरी में। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर अन्यायी है और उससे खतरा बहुत ज़्यादा है तो उसको सही तरीका से मारो, आप गलत तरीके का इस्तेमाल भी कर सकते हो। महाभारत में यही हुआ है। भीष्म पितामह को मारने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए पांडवों ने थोड़े गलत तरीके का इस्तेमाल किया। और छोड़ो हटाओ, क्या कोई भगवान राम से ज़्यादा महान हो गया था क्या भारत में? भगवान राम ने भी एक अन्यायी को मारने के लिए पेड़ के पीछे से वार किया था। सिद्धांत को थोड़ा सा साइड में रखा उन्होंने, क्योंकि बाली को मारने के लिए जो बाली के पास जाता था, बाली को उसकी आधी शक्ति मिल जाती थी, तो भगवान राम ने दूर से मार दिया। जब अन्यायी को मारने के लिए भारत में खुद इतनी कहानियां भरी पड़ी थी कि आगे से पीछे से कैसे भी मारो, अधर्मी है तो मार दो, तो इस लुटेरे को जो भारत में आकर महिलाओं को उठाकर ले जाता, बच्चों को उठाकर ले जाता, लूटपाट करता था, उसको मारने में क्या बुराई थी? भारतीयों ने अपने ही इतिहास से जो नहीं सीखा वही भारत पर भारी पड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान तो हरा करके चले आए गोरी को, और कॉन्फिडेंस में थे, ताकतवर भी थे कि एक बार नहीं गोरी को 100 बार हराऊंगा मैं। सही था इनका कॉन्फिडेंस, बड़े शक्तिशाली थे। लेकिन याद रखना, हिंदुस्तान में जो गैरों से नहीं हारता वो अपनों से हार जाता है। और भारत का इतिहास तो ऐसा रहा है कि हमारे यहाँ का हीरो कितना भी शक्तिशाली हो, पर एक कमजोरी उसे कमज़ोर बना देती है। बसंती, इन कुत्तों के आगे मत नाचना। कितनी लाचारी थी धर्मेंद्र जी के शब्दों में। एक बार हिंदुस्तान का एक्टर कितना भी शक्तिशाली हो, एक्ट्रेस विलेन के हाथ में लग जाए बस,
उसकी सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। एक फ़ोन भी कर दी विलेन की, आप की जो है जो भी नाम होता है वो हमारे पास हैं, हीरो का चेहरा देखो, आप गुस्से में तमतमा उठता है कि हाथ मत लगाना, छूना मत। पृथ्वीराज चौहान बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई इनके साथ। एक महिला के साथ शादी करना चाहते थे जिनका नाम था संयोगिता। संयोगिता इनके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन बीच में संयोगिता के पिता जयचंद अमरीश पुरी बने हुए थे, उनको रिश्ता पसंद नहीं था। अब समझ में नहीं आता, दोनों बालिग थे इतना होनहार सनीला दामाद कहाँ मिलता जयचंद को, पर पता नहीं क्या जयचंद को चिढ़ थी, उनको रिश्ता पसंद नहीं था और उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रख दिया। बहुत सारे राजाओं को बुलाया, संयोगिता से कहा कि सारे हैंडसम स्मार्ट टाइप के राजा हैं, जिसको चाहो चुन लो, पर पृथ्वीराज चौहान को तो बुलाया ही नहीं। स्वयंवर हो रहा था और आप तो हिंदुस्तान का कल्चर जानते हैं, यहाँ की जितनी भी मूवी देखो, अगर मूवी में एक्ट्रेस की शादी हो रही है, एक्टर ना जाए, ऐसा पॉसिबल है? सूर्यवंशम मूवी देखी होगी आप लोगों ने, ऑफलाइन क्लास में तो ऐसे उदाहरण देता रहता हूँ मैं, ऑनलाइन में भी इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए स्टूडेंट्स को याद आ जाए और जो नए स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बहुत व्यवहारिक तौर पर समझ जाएं। सूर्यवंशम मूवी में अपने ही घर पर नौकर की तरह जीने वाला एक व्यक्ति, हीरा ठाकुर, एकदम सीधा साधा सरल व्यक्ति, घर वाले भी नौकर की तरह व्यवहार करते थे, जो कहा जाता वो व्यक्ति करता था, कोई विरोध नहीं। पर जरा सी खबर आई कि शादी हो रही है हमारी, व्यक्ति ने बुलेट उठाई टॉप गियर फुल एस्केलेटर, और दुल्हन के कमरे में जाने से वापस आने तक कोई माई का लाल रास्ते में रोक नहीं पाया उसे। तो पृथ्वीराज चौहान को कौन रोक पाता भला? गए और स्वयंवर के बीच से संयोगिता को अपने साथ लेकर के चले आए। जयचंद बुरा मान गए। जयचंद पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता रखते थे। दिल्ली तोमरों ने बसाई थी और पृथ्वीराज चौहान ने तोमरों से छीना था दिल्ली, तो तोमर भी पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता रखते थे। ऐसे कई सारे दुश्मन थे पृथ्वीराज चौहान के। और इस बार पृथ्वीराज चौहान के जो दुश्मन थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ के बहुत सारे लोगों को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ करना शुरू किया, भड़काना। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, आपके बहुत काम आएगा आगे के लेक्चर में। जैसे देखो, ये पृथ्वीराज चौहान का राज्य है, ये पृथ्वीराज चौहान यहाँ बैठते हैं, तो बाकी सारा एरिया पृथ्वीराज चौहान छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते थे ऐसे करके, और यहाँ पर शासन करने के लिए दे देते थे सामंतों को ये एरिया। और सामंतों के पास सेना भी होती थी, ये सेना भी रखे रहते थे। तो ये सामंतों का काम था कि छोटे छोटे एरिया पर शासन करो, टैक्स लो, अपना खर्च चलाओ, सब कुछ देखो, और टैक्स के खर्च से जो बच जाए वो भेज दो पृथ्वीराज चौहान के पास। मतलब ऐसा ही है जैसे अभी राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट में है कि हर राज्य से सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स आता है, राज्य अपने राज्य का काफ़ी काम भी देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा इंटरफेयर करती है, राज्यों को तो टैक्स मिलता है, हर राज्य से सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। तो भले सेंट्रल गवर्नमेंट छोटे से एरिया में बैठते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, पर सबसे शक्तिशाली होते हैं भारत में, वो पूरे भारत पर उनका कंट्रोल होता है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से समझना। देखो, वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, उसी व्यक्ति के हाथ में पूरा देश होता है जिसके पास चुनाव के बाद सांसद सबसे ज़्यादा हों, सांसद सबसे ज़्यादा हों। अभी तो दल बदल कानून बन गया कि इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी सांसद जिस पार्टी से चुना गया वो पार्टी छोड़ नहीं सकता। लेकिन जब ऐसा नहीं होता था, तब बहुत सारे सांसद गुट बना करके अपनी ही सरकार पर प्रेशर बनाते थे कि हमारी बात मान लो वरना हम लोग दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और आपको कमजोर कर देंगे। अब जैसे मान के चलो दो पार्टियां चुनाव लड़ी, एक पार्टी के पास
120 सांसद हैं। एक पार्टी के पास 100 सांसद हैं। 120 सांसद वाली पार्टी ने सरकार बनाई और देश उनके हाथ में चला गया, उनका नेता प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन अगर उसके 20 सांसद मिलकर सिर्फ ये कहें कि कोई भी बात हमारी मानो, वरना हम 20 लोग दूसरी पार्टी के पास चले जाएंगे, ये 120 हो जाएंगे, सरकार इनकी बन जाएगी। मतलब 15-20 सांसद ही फिर पार्टी पर प्रेशर बना सकते हैं, कमज़ोर भी कर सकते हैं। ऐसा होता था। आज भी आपने कई बार सुना होगा कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद जब पार्टियां टूटती हैं तो खरीद फरोख्त होती है, कितने सांसद हमारी तरफ आ जाओ, विधायक हमारी तरफ आ जाओ, ताकतवर पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, या ताकतवर पार्टी है खुद को और ताकतवर बनाने के लिए। ऐसा होता है ना। अब आप सोच करके देखो कि पृथ्वीराज चौहान के पास 150 सामंत हैं और सबसे ये समझौता होता था कि जब सारे लोग शासन करो, सेना लेकर शासन करो, पर पृथ्वीराज चौहान के कंट्रोल में रहना है। अगर कोई विदेशी दुश्मन भारत पर हमला करने आता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, तो सारे सामंत सेना लेकर के, पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर के जा करके दुश्मन को मार दो। ऐसा ही होता था। पर सोच के देखो, अगर 20, 25, 50 सामंत इकट्ठा हो गए और उन्होंने प्लान कर लिया कि 150 सामंत को सेना लेकर के दुश्मन से लड़ना है और 50 लोगों ने ऐन वक्त पर खुद को पीछे खींच लिया कि लड़ने ही मत चलो, राजा कमज़ोर हो जाएगा, तो राजा जाएगा दुश्मन से लड़ने, फिर आएगा ही नहीं, राजा मारा जाएगा, फिर हम में से कोई राजा बन जाएगा, वरना हमारे ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, जैसे मन करेगा वैसे काम करेंगे, राजा कमज़ोर हुआ ना। और एक और बात समझो, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके एरिया को राजा शासन करते थे जैसे पृथ्वीराज चौहान, तो जनता डायरेक्ट पृथ्वीराज चौहान को नहीं जानती थी, वो छोटे छोटे सामंतों को जानती थी। आज का सोशल मीडिया नहीं, सब कुछ पता होता था। जनता को पता ही नहीं होता था कि हमारा राजा कौन है। वो सामंत ही सब कुछ करते थे, तो उनको सामंतों से ही मतलब था, और सामंत मार पीट करके जनता पर अन्याय करते थे। ऐसे में अगर विदेशी दुश्मन आकर कोई राजा को मार दे तो जनता को लगता था कि राजा कोई मरे कोई राजा बने, क्या फ़र्क पड़ता है उन्हें, अब कौन रिप होई हमें कहानी। जनता की ये भावना थी। अब जब अपने ही सामंत जनता को मार पीट करके परेशान करते थे, तो कोई विदेशी भी आकर भारत पर शासन करेगा, वो भी मार पीट करके परेशान करेगा, थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ेगी, पर जनता की प्रॉब्लम तो बनी हुई है ना। यही वजह है, जनता का इमोशन राजा के साथ नहीं था, जनता का इमोशन सामंत के साथ नहीं था, तो जनता का इमोशन भी छोटे एरिया तक सीमित था, क्षेत्रीय पूरे राज्य या पूरे देश के साथ नहीं था। अगर पूरे देश या पूरे राज्य के साथ जनता का इमोशन होता तो दुनिया की कोई ताकत भारत को गुलाम ही नहीं बना सकती, जनता ही उसे मार डालती, जनता विद्रोह कर देती। किसी भी विदेशियों की गुलामी भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करती। ये जो भारत का सिस्टम है सामंतवाद, इसी ने भारत की जनता को और भारत के क्षेत्रों को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और यही भारत की गुलामी का एक बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है, सामंतवाद। इस बार पृथ्वीराज चौहान से लड़ने मोहम्मद गोरी आया, बहुत जल्दी आया। उसे पता था कि पृथ्वीराज चौहान के कुछ दुश्मन जो है पृथ्वीराज चौहान को कमज़ोर कर रहे हैं, और बिना वक्त गंवाए 1192 में गोरी फिर निकला और तराइन के मैदान में पहुंचा। लड़ाई हुई तराइन की दूसरी लड़ाई, और तराइन की दूसरी लड़ाई में जैसे मान के चलो ये तराइन का मैदान है, तो एक तरफ है चौहान की सेना, एक तरफ है गोरी की सेना। इस बार चौहान के बहुत सारे सामंत चौहान के साथ गए ही नहीं, चौहान की सेना कम है। इस बार गोरी की सेना ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, मुट्ठी भर राजपूत भी बड़ी से बड़ी सेना को मारने की क्षमता रखते थे, पर राजपूत जोश में लड़ेंगे। गोरी ने थोड़ा होश और दिमाग का इस्तेमाल किया। गोरी की आधी सेना लड़ रही थी और आधी सेना को गोरी ने बैठा दिया कि आराम करो। भारत का तरीका ये था कि भारत के लोग दिन भर लड़ते थे और शाम होते ही लड़ाई समाप्त हो जाती थी, और माना जाता था शाम के बाद कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता। पर यह भारत का तरीका था, मोहम्मद गोरी का तरीका नहीं हो सकता। उसको तो सुबह भी लड़ना है, वो रात में भी लड़ सकता है, उसको तो सामने से भी वार करना है, जरूरत पड़ने पर पीछे से कर देगा। भारत के लोग अपने तरीकों पर टिके रहे।
दिन भर लड़ने के बाद शाम तक राजपूत थक गए और जैसे लगा कि अब लड़ाई समाप्त होगी, इधर जो गोरी के लोग बैठे हुए थे, जो थके थे वो नहीं, जो दिन भर बैठकर आराम किए हुए थे, गोरी ने उनसे कह दिया अटैक करो। और ये जोश में भरे लोग जो बिल्कुल थके नहीं थे, दिन भर आराम किए थे, राजपूतों पर हमला कर दिया। थके हुए राजपूत इनका सामना नहीं कर पाए और हार गए। ऐसे में इस बार हारे पृथ्वीराज चौहान। और ये हार सिर्फ चौहान की नहीं, पूरे भारत की हार समझो आप, क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र यही शासक थे जो अभी गोरी को रोक सकते थे। और एक बार ये हार गए तो पूरा भारत गोरी को रोक नहीं सकता, और ये हार गए तो फिर पूरा भारत मुस्लिम शासकों के हाथों में जाएगा ही जाएगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, बड़ी पुरानी लाइन है कुमार विश्वास जी की, कि जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जयचंद को लगता था कि गोरी की दुश्मनी चौहान के साथ ही है, तो क्या जयचंद जो है वो गोरी के कोई रिलेटिव थे क्या? भला गोरी जयचंद का क्यों होगा? और एक बार गोरी पंजाब हरियाणा सहित दिल्ली तक पर कब्जा कर लिया इधर बढ़ते हुए, तो उसके टारगेट में यूपी बिहार बंगाल क्यों नहीं होगा? गोरी जैसे ही दिल्ली तक पहुंचा, अगला काम था गोरी का 1192 एडी के बाद गोरी का अगला ही टारगेट था 1193 में, जो भी एरिया भारत में गोरी के पास था उसकी राजधानी इसने दिल्ली को बनाया और तुरंत अटैक कर दिया यूपी पर। 1194 ईस्वी में कन्नौज और इटावा के बीच एक जगह पड़ती है चंदावर, और लड़ाई हुई चंदावर की, और इस बार चंदावर में मारे गए जयचंद। अगर गद्दारी नहीं किया होता तराइन की लड़ाई में चौहान के साथ, आज इसकी मौत नहीं होती। और एक बार यह मारा गया तो इसके बाद आप ये समझो कि गोरी के हाथ में उत्तर प्रदेश तक का एरिया चला गया। मतलब इस तरीके से समझो, गोरी पाकिस्तान साइड से निकल करके पंजाब हरियाणा इधर दिल्ली तक पर कब्जा कर लिया, अब यूपी तक पहुंच गया। और यूपी से आगे इस समय इसी का एक कमांडर हुआ करता था बख्तियार खिलजी। बहुत ही कुरूप व्यक्ति था, इसे कोई देखना तक पसंद नहीं करता था, बहुत बदसूरत था। इसको लगा कि मौका अच्छा है, कुछ टैलेंट मैं भी दिखाता हूँ। मुट्ठी भर लोगों को अपने साथ ले करके लूटपाट करने लगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बढ़ा बिहार की तरफ, और बिहार में 2 टॉप की यूनिवर्सिटी थी जहाँ से दुनिया से पढ़ने लोग आते थे, जहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला। कहते हैं कि इन दोनों विश्वविद्यालयों को ना सिर्फ बख्तियार खिलजी ने तोड़ा बल्कि आग लगा दी, और कई महीनों तक ये विश्वविद्यालय जलते रहे। अब जो बख्तियार खिलजी है, याद रखना, जब भारत के लोग कुछ लिखते थे तो भावना दिखाने का प्रयास करते थे, और दुनिया वाले इसी का मजाक उड़ाते हैं। जैसे रामायण में ये कहा जाए कि हनुमान जी सीता जी की खोज में जा रहे थे, जामवंत जी ने उनको ताकत का एहसास कराया कि आप बड़े शक्तिशाली हैं, कर सकते हैं, तो हनुमान जी उठ के खड़े हुए और उनका शरीर पर्वताकार हो गया। तो कोई पर्वत जैसे नहीं हो गए, बल्कि जब कोई व्यक्ति जोश में उठ के खड़ा होता है तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, बड़ा शरीर होता था। खैर वो लोग तो अपना शरीर बढ़ा और घटा भी सकते थे, लेकिन पर्वताकार होने का सेंस का मतलब है कि बहुत चौड़े हो गए जोश में। भारत का एक राजा था, जब धरती पर कदम रखता था तो धरती हिल जाती थी। अब दुनिया वाले हंसते हैं, यूरोपियन तो मजाक उड़ाते हैं, भाई कौन सा भूकंप आ जाता था, पर भारत वाले भावना में लिखते थे कि समझो बात को कि वह व्यक्ति ऐसे चलता था, भारी था शरीर का, जैसे पृथ्वी जो है, आप जानते हैं कई बार भी बड़ा सा पत्थर भी गिरे तो कंपन सा होता है धरती पर, इतनी सी बात है। कई महीनों तक यूनिवर्सिटी जलती रही, इसका मतलब है इतनी सारी किताबें थीं कि आग जलती रही, कई महीनों तक आग बुझी ही नहीं। भारत वाले इमोशन में आकर बातों को लिखते हैं। जब भी कोई भारत की बात समझनी हो, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट मत समझो, सोचो उनकी भावना लिखने वाले की क्या रही होगी, तब इतिहास समझ पाओगे आप।
नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ दिया इसने। और यही व्यक्ति है जिसने आगे बढ़ कर के बख्तियार खिलजी ने ही अटैक किया बंगाल पर। और इस समय बंगाल के शासक थे लक्ष्मण सेन। इतने बहादुर शासक थे कि जैसे ही इनको पता चला कि किसी ने आक्रमण किया है, ये बेचारे महल में अपना आराम फरमा रहे थे, बख्तियार खिलजी 18 घुड़सवारों के साथ बहुत तेजी से बंगाल के किले पर हमला बोला था। बंगाल के किले वालों को लगा कि मुस्लिम व्यापारी जो है घोड़ा बेचने जाया करते थे, भारत में हर जगह जाते थे, और आज तक तो बंगाल में कोई मुस्लिम आक्रमणकारी घुसा नहीं है कि अटैक हो जाए। वैसे भी पाकिस्तान साइड, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को ज़्यादा खतरा होता था मुस्लिम आक्रमण से। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को भी हो सकता था, बंगाल बहुत दूर था। तो इनको लगता था कि हम पर कहाँ अटैक होगा। 17-18 लोग पहुँचे थे अटैक करने। पहले तो लोगों को लगा घोड़े बेचने आए हैं ये। बंगाल वालों ने किले का गेट ही खोल दिया। अब 17-18 लोगों ने किले में लोगों को मारना शुरू किया। पीछे सेना आ ही रही थी, सेना पहुँच गई, बंगाल पर हमला हो गया। और लक्ष्मण सेन तो बंगाल के में जो शासक था वो किले का पिछला गेट खोल करके भाग खड़ा हुआ। अब आप देखिए, गोरी के पास भारत में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, ये सारा एरिया जहाँ पर टॉप का एग्रीकल्चर होता है वो सारा आ गया कि नहीं आ गया। और एक बार गोरी के हाथ में ये एरिया आ गया, उसके बाद गोरी से शक्तिशाली भारत में कोई नहीं हो सकता। और यदि गोरी चाहे तो पूरा भारत गुलाम बना ले, क्योंकि इस एरिया में जो भी भारत में शासन करता था वो चाहता तो पूरा भारत गुलाम बना लेता, बल्कि पूरी दुनिया में जो एरिया चाहता गुलाम बना लेता। यहाँ बैठने वाले बड़े अमीर और शक्तिशाली शासक होते थे। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेक्चर की शुरुआत में ही क्यों होते थे। आप लोग मेरी बातों को समझ तो पा रहे होंगे, नहीं तो ऐसा ना हो मैं अकेले इमोशनल होता रह जाऊं। वैसे जो लोग मेरा लेक्चर सुनते हैं, मुझे पता है वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, और मैं भी इमोशन में आ करके आपको सारी बातें बताता हूँ जो हमारे पूर्वजों ने गलती की और भारत देश गुलाम हो गया। मैं नहीं चाहता कि भारत में जो उस ज़माने में लोगों ने बेवकूफ़ी की, आज की वर्तमान पीढ़ी बेवकूफ़ कही जाए। और आज भी दुनिया वाले हंसे हम पर कि भारत के लोग तो ज़्यादा समझदार नहीं होते। क्योंकि मैं इतिहास का टीचर हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि इतिहास की गलतियों की तरफ आपका ध्यान ले जाऊं और फिर बताऊं वर्तमान में क्या गलतियां नहीं करनी है। बाकी आप खुद ही विद्वान लोग हैं, भविष्य में क्या करें कि देश आगे बढ़ जाए आप खुद डिसाइड करेंगे। बल्कि आप लोग तो गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए ही तैयारी करते हो, तो आप ही तो ये सब करते हो, पॉलिसी बनाना, कैसे देश को आगे ले जाना है। वरना इन नेताओं को क्या पता कि क्या और कैसे किया जाता है। आप देख रहे हैं इन्होंने तो भारत से अच्छी चीज़ें सीखी ही नहीं। हिंदुस्तान में आज भी देखो मान्यता है, संस्कार है कि दिन में जो है लाशें जलाई जाती हैं, रात में नहीं। पर अभी यूपी में आप एक प्रकरण देख रहे होंगे, लोगों ने क्या किया कि रात में ले जाकर के बिना परिवार वालों को बताए लाश ही जला दिया। एक लड़की जिसने खुद कानून व्यवस्था की कमियों को झेला और कुछ निशाचरों, राक्षसों और ऐसे लोग जिनको धरती पर जीने का अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों का शिकार हो गई वो लड़की। और उसके बाद सरकार का देखिए कितना साथ मिला उस लड़की को, और बिना किसी नेता के सपोर्ट के पुलिस वाले ये सब नहीं करते। तो आप नेताओं से तो उम्मीद ही मत रखिए। कुछ ही अच्छे नेता हैं जिनसे देश चल रहा है, पर बहुत सारे अच्छे ऑफिसर हैं जो वास्तव में देश चलाते हैं। और ऑफिसर बनने की तरफ आप लोग भी अग्रसर हो, आपकी ही तो जिम्मेदारी होगी फ्यूचर में। मेरे कहने का मतलब है कि अब गोरी के पास ये सारा एरिया हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे उसे बद्दुआ देते थे, और बद्दुआओं का बड़ा असर होता था। भारत के लोगों को जब कोई बहुत परेशान करता था तो भारतीय मानते थे कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाले की लाठी चलेगी तो आवाज़ नहीं होगी। कासिम पर चली थी, गजनवी पर चली थी, गोरी पर अब चलने का इंतजार था। और संयोग देखिए, गोरी एक बार भारत से जा रहा था। बड़ी पुरानी लाइन है, एक गाना था, बहुत गाया करते थे लोग, बहुत गुनगुनाया करते थे कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई और जिसे डरते थे वही बात हो गई। गोरी जा रहा था और रास्ते में इसकी मुलाकात हो गई जाटों से।
इस बार जाट गुस्सा थे। जाटों को लगा कि जब देखो मुंह उठाए आते हो, मुंह उठाए जाते हो, सेना लेकर के धूल गर्दा उड़ाते हुए हमारे खेत खलिहान नष्ट करते हो, आप हद हो गई है। और इस बार जाटों ने इसको पीट दिया। यह व्यक्ति गुस्सा हो गया। जाटों को मारने के लिए इस व्यक्ति ने भारत पर हमला किया, अंतिम आक्रमण। लेकिन ऐसा मारा जाटों ने इसे, जाटों में होते हैं खोखर, और 15 मार्च 1206 को खोखरों ने मोहम्मद गोरी की भारत में हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी मारा गया। ये गलती कर गया, जाटों से भिड़कर इसने गलती कर दी, जाटों ने इसे मार डाला। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर मारा तो पृथ्वीराज चौहान ने था। एक किताब है चंद बरदाई की, पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद बरदाई ने लिखी है। और इस किताब में कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने आंखें उनकी निकलवा ली थी गोरी ने, लेकिन उन्होंने एक शब्द वेधी बाण मारा, 4 बांस 24 गज, ऐसे करके गोरी मारा गया। पर याद रखना यह बात कमीशन नहीं मानता, क्योंकि एक किताब में लिखा गया है कि गोरी को चौहान ने मारा, पर कई सारी किताबों में लिखा हुआ है कि चौहान को गोरी ने मारा था। एक बात और समझ लो, भारतीय ज़्यादा किताबें इतिहास पर नहीं लिखते थे, धर्म पर लिखते थे, पर जो मुस्लिम आते थे राइटर वो तो इतिहास पर लिख रहे हैं। जैसे गजनवी के समय कई सारे राइटर, गोरी के दरबार में भी कई सारे जो है विद्वान रहा करते थे। गोरी के दरबार में कई सारे विद्वान थे, मैं बताऊंगा। जैसे गोरी के दरबार में रहते थे, गोरी के दरबार में फखरुद्दीन राजी, ये लेखक हैं। निजामुद्दीन उरूजी, उरूजी ये भी लेखक हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारी किताबें जो लिखी गई हैं उसमें लिखा है कि गोरी ने चौहान को मारा, तो जो ज़्यादा किताबों में लिखा हुआ है कमीशन वही मानता है। और ज़्यादा किताबों में यही लिखा हुआ है कि गोरी को भारत में खोखरों ने यानी जाटों ने मारा। रही बात पृथ्वीराज चौहान की, तो चौहान को गोरी ने हराया था। गोरी ने चौहान को फिर से किंग बनाने का प्रयास किया। गोरी ने चौहान के सिक्कों पर थोड़ा सा चेंज करा के अपना नाम लिखवाया था, मोहम्मद बिन शाम। चौहान के सिक्कों पर माता लक्ष्मी का चित्र था जो बना रहा। गोरी के अधीन रहकर पृथ्वीराज चौहान शासन करते थे। बाद में उन्होंने विद्रोह करने का प्रयास किया और मारे गए। अब क्वेश्चन ये आता है, किसके सिक्कों पर, मुस्लिम शासक के सिक्कों पर माता लक्ष्मी का चित्र मिलता है? तो गोरी के सिक्कों पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिक्के चौहान के थे पर अब गोरी के हो गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान तो पहले ही मार दिए गए थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में और भी कई सारी किताबों से पता चलता है। जैसे कि एक और किताब है पृथ्वीराज विजय, इस किताब के राइटर हैं जयानक। एक और किताब है आल्हा खंड। आल्हा और उदल नाम के 2 भाई हुआ करते थे, और एक बार पृथ्वीराज चौहान ने उनके राज्य पर हमला किया था। ये महोबा साइड, बुंदेलखंड का एरिया, बड़े बहादुर लोगों का। ये बड़े बहादुर लोग थे आल्हा और उदल। आज भी यूपी में इनकी कहानियाँ, आल्हा सुनाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए ही मारे गए थे लोग। तो आल्हा खंड जो है उसके राइटर हैं जगनिक ने आल्हा खंड लिखा। बहुत सारी किताबों से इस समय का इतिहास पता चलता है। ये कुछ भारतीय राइटर हैं जिन्होंने लिखा, बाकी बहुत सारे मुस्लिम राइटर ने भी बातें लिखी हुई हैं जिससे बहुत कुछ पता चला। आज के बाद भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई। आपसे पूछा जाता है किस आक्रमणकारी ने या किस मुस्लिम शासक ने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत की थी? कासिम ने, गजनवी ने, गोरी ने? तो गोरी ने की थी। अब गोरी तो मर गया, लेकिन गोरी के लिए एक पॉजिटिव बात थी। भारत के लोगों को सुकून मिल गया कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। गोरी मर गया, पर गोरी अपने पीछे बहुत सारे गोरी छोड़ गया था। साउथ इंडिया की मूवी देखो आप कई बार, तो उस मूवी में क्या दिखाते हैं कि घर का नौकर होता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, या तो घर का पर्सनल बॉडीगार्ड होता है, पर बाद में घर वाले उसकी ईमानदारी वफादारी को देखते हुए उसी घर का सन इन लॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं, दामाद। फिर उसका पावर, उसका सम्मान बढ़ जाता है। गोरी के किसी बेटे का उल्लेख नहीं मिलता।
गोरी के 3 गुलाम हुआ करते थे। गोरी के 3 गुलाम थे और 3 इनकी बेटियां थीं। तो इन्होंने क्या किया कि इन तीनों से तीनों बेटियों की शादी करा दी। तो गोरी के 3 गुलाम गोरी के सन-इन-लॉ बन गए, दामाद। अब गोरी का एक गुलाम हुआ करता था ताजुद्दीन एल्दीज। ताजुद्दीन एल्दीज। गोरी का दूसरा गुलाम हुआ करता था, जो दामाद भी था, ये सारे लोग दामाद भी हैं, नासरुद्दीन कुआचा। गोरी का तीसरा गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और आज के बाद इन तीनों ने, गोरी का एरिया बहुत बड़ा था, अफ़गानिस्तान से लेकर बंगाल तक। आज के बाद इन तीनों ने क्या किया, गोरी का एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया। ताजुद्दीन एल्दीज बैठ गया अफ़गानिस्तान में, नासरुद्दीन कुआचा बैठ गया पाकिस्तान साइड, सिंध में, और बाकी जो भारत का एरिया है उस पर कंट्रोल करने बैठेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आज के बाद मुस्लिम शासन भारत में शुरू होने जा रहा है। तो मुस्लिम शासक अपने साम्राज्य को साम्राज्य नहीं, सल्तनत कहते थे। तो मैं इसी के बाद पढ़ाऊंगा 1206 ईस्वी में गोरी के मरने के बाद सल्तनत काल। अब यहीं से आप लोग पढ़ने जा रहे हो सल्तनत काल। 1206 से शुरू होगा और तब तक चलेगा जब तक बाबर आकर भारत में मुगल काल नहीं शुरू कर देता। आज के बाद भारत में एक मुस्लिम शासन करने बैठा हुआ है जो एक गुलाम भी है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में अब शासन होगा गुलाम वंश का, और जिसका शासक होगा महमूद गजनवी, जिसका शासक होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आज के बाद भारत में गुलामों का शासन होगा, यानी गुलाम वंश का शासन। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से भारत में मुस्लिम शासकों ने शासन करना शुरू किया। यूपीएससी वाले, स्टेट पीसीएस वाले सारी बातों को याद रखेंगे। बाकी वनडे एग्जाम वाले जो है वो कुछ बातों को समझ लें। मैं बताता हूँ क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। हाँ, एक सूचना आपको ये देनी है, आज आपका तीसरा डेमो था। मैंने कहा है कि 5 डेमो तक फ्री हैं, लेकिन अब आप लोग जो है बैच में एडमिशन ले लें। जो फ़ी मैंने रखी है बहुत ही कम रखी है, उतने में मैं आपको इतना पढ़ाने वाला हूँ कि अगर कोई 5000 भी आपसे फीस ले तो उतना मटेरियल और कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाएगा जो इतना मटेरियल मैं देकर कॉन्सेप्ट समझाऊँगा। मैंने फ़ीस इसलिए कम रखी है, एक तो कोरोना का समय है, दूसरी बात लगभग 2-3 सालों से मेरे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, खास करके दिल्ली और उसके बाहर के, जैसे बनारस और इलाहाबाद या जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया है इंडिया में। मैं समय नहीं होता था तो कुछ कर नहीं पाता था ऑनलाइन आकर। पहली बार मुझे लगा कि स्टूडेंट्स के लिए एक बैच लाता हूँ, इसीलिए मैंने सबको ध्यान में रखते हुए जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ रिवाइज भी कर ले तो उनके लिए पैसे बहुत कम हैं। रिवाइज क्या, मैं आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताऊँगा, आप कई किताबों में ढूंढेंगे तब पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका इम्प्रूव हो जाएगा जो मुझसे पढ़ चुके हैं, आपके इतिहास में किसी एग्ज़ाम में नहीं प्रॉब्लम आएगी। और ये जो है दूसरी बात, जो नए स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनके लिए भी फ़ीस बहुत कम है। मैं चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, इसलिए मैंने फ़ीस कम रखी। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों उनको भी ना प्रॉब्लम हो। पर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इतनी कम फीस आपने क्यों रखी। तो देखो, मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति हूँ। मैं भी कंपटीशन से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इस बात को समझता हूँ, और मैं जानता हूँ कि जो मैं इतिहास पढ़ाऊँगा, यकीन मानिए जितने लोग मुझसे इतिहास पढ़ें, वैसे खुद से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग बड़ी किस्मत वाले लोग हैं जो मुझसे इतिहास का सिलेबस पूरा पढ़ेंगे। एक बार आप मुझसे पढ़ करके देखो, फिर आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। यकीन मानो आपके पास इतिहास की इतनी जानकारी होगी, आप सिलेक्ट तो होंगे ही, पर पूरी ज़िंदगी में बाकी लोगों की अपेक्षा खुद को विद्वान महसूस करेंगे। मैं आपकी जानकारी बढ़ा दूँगा, पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक सब कुछ कनेक्ट करके आपकी जानकारी बढ़ा दूंगा, यही करता हूं मैं। तो आप सारे लोग अब बैच में एडमिशन लेना शुरू कर दें, वरना अब जो लोग 1-2 दिन में फ़ी नहीं पे करेंगे फिर उनको मेरे लेक्चर दिखने बंद हो जाएंगे। जो बैच में हैं अभी एक्टिव वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो आप सारे लोग जो है पेमेंट कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग को सारे वीडियो क्रम से दिखते रहें, पूरा सिलेबस आप देख पाएँ, पढ़ पाएँ, कोई प्रॉब्लम बीच में ना हो। वनडे एग्ज़ाम के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी पढ़ाया,
छोटे एग्ज़ाम जो हैं, बड़े एग्ज़ाम के लिए तो सब है, तो आप समझ जाइए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, तो गजनी यानी अफ़गानिस्तान। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया, मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी पहली बार भारत में कहाँ हारा, गुजरात में। किस शासक से हारा, भीम सेकंड से। भीम सेकंड की माता का नाम बताइए जिन्होंने भीम सेकंड की मदद की, नायिका देवी। मोहम्मद गोरी भारत में दूसरी बार कहाँ हारा, तराइन की लड़ाई में। तराइन की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन की पहली लड़ाई में कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और किस नाम से जाने जाते थे, राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय। किस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गए, तराइन की दूसरी लड़ाई। किस लड़ाई में गोरी ने जयचंद को हराया था, चंदावर की लड़ाई। कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, बख्तियार खिलजी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने बंगाल पर हमला किया, बख्तियार खिलजी। पहला ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने भारत पर हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन बंगाल पर आक्रमण किया तो बख्तियार खिलजी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो के राइटर कौन हैं, चंदबरदाई। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, जयानक ने। आला खंड किसने लिखा, जगनिक ने। भारत में गोरी को किसने मारा था, खोखरों ने। खोखर ऑप्शन में ना हो तो जाटों ने। मोहम्मद गोरी के मरने के बाद भारत में कौन शासन करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था, गुलाम वंश का। गुलाम वंश का पहला शासक भारत में कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं अब सल्तनत काल शुरू करूँगा, भारत में मुस्लिम शासकों का शासन। और यह जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।